हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने जो यूनिट्स थी, फिजिकल क्वांटिटी थी, वो क्यों यूज़ होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उन सब की अपन ने बात की थी। तो चलिए अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस, उसकी अपन बात करते हैं। तो डायमेंशन होता क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि डायमेंशन है वो होता क्या है, वो अपन देखते हैं। When a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities, it is written as product of different power of the fundamental quantities। मतलब क्या हुआ, कोई की ड्राइव क्वांटिटी है उसको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी कुछ पावर्स आती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर कुछ पावर्स आती हैं, तो उन पावर्स आती हैं उन पावर्स को ही अपन क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। उन पावर्स को अपन क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। टू मेक इट मोर क्लियर कंसिडर द फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। अपन फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसिलरेशन। F इक्वल्स टू एम आपने पढ़ा होगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसिलरेशन होता है। तो एसिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है नहीं होता। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या जाएगा, मास इंटू एसिलरेशन का क्या लिख दिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी होता है, आपने पढ़ रखा है। तो जो वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे अपन, लेंथ। x क्या होता है, ये लेंथ ही तो है, ये क्या है, लेंथ है। तो लेंथ अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं अपन। तो अपन जो अपना बन गया वो क्या बन गया, जो फोर्स का जो बना वो क्या बना, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम, ये बच गया। तो जो यहाँ से बना वो क्या बना, F इक्वल्स टू क्या बना, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2। ये बना नहीं बना। तो इसमें अगर अपन से पूछे, डायमेंशंस पूछे कि फोर्स में मास का डायमेंशन कितना है, तो मास की पावर कितनी है, 1 है। तो मास का डायमेंशन फोर्स में कितना होता है, 1 होता है। लेंथ का पूछे तो कितना है, लेंथ के भी पावर 1 है। जहाँ कुछ पावर नहीं होती वहाँ कितनी पावर होती है, 1 होती है। तो लेंथ का भी 1 है। टाइम की पावर कितनी है, -2 है। तो अगर पूछे कि डायमेंशन ऑफ टाइम इन द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स के फॉर्मूले में जो टाइम की डायमेंशन है वो कितनी है, -2 है। अपन ऐसे बता सकते हैं ईजिली। तो ये क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। Here the physical quantity that is expressed in terms of the basic quantities is included in square brackets to indicate। जो अपन जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं उसके अपन क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे फोर्स को अपन एक्सप्लेन किया था तो अपन ने इसको ब्रैकेट लगा दिया। तो मास को अपन क्या लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं, M की पावर कितनी, 1। L को किससे लिखते हैं, लेंथ को L से लिखते हैं, इसकी पावर भी 1 थी। टाइम को अपन कैपिटल T से लिखते हैं, इसकी पावर कितनी थी, ये थी। तो फोर्स के जो डायमेंशंस आएगा वो क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, डायमेंशनल इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको डायमेंशनल इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इफ़ यू कंसिडर, अगर अपन सिर्फ किसको लेंगे, अगर इसको पूरा देखो, F इक्वल्स टू अपन ने क्या लिखा है, ये पूरा लिखा है। तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। और अगर अपन ओनली इसको लें, अगर राइट हैंड साइड को अपन अकेले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया अपने पास, MLT -2। इसको अपन किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये फोर्स का हो गया, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि डायमेंशनल फार्मूला अपन कैसे लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला लिखने का अपन ने एक एग्जांपल भी करके देख लिया। अब कैसे लिखना है वो अपन को आ गया। अब देखो, जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। कहाँ कहाँ डायमेंशनल एनालिसिस को अपन यूज़ करते हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या है, टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन ए गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब कि क्या हुआ, अपन यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता करने के लिए कोई भी सिस्टम दे रखा है यूनिट्स का, उसमें जो यूनिट पता करनी है फिजिकल क्वांटिटी की, उसके लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। टू राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी वी फाइंड इट्स डायमेंशन। अगर अपन क्या लिख रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, अपन पहले उसके डायमेंशंस पता करेंगे।
Now in the dimensional formula replacing mLT by the fundamental unit of the required system we get unit of physical quantity। अब देखो जो अपने पास mLT आए उनकी जो पावर आई उनको अपन लिखेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा अपन को यूनिट मिल जाएगी। और यूनिट्स को अपन स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हैं बाद में कुछ, जैसे वर्क है, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क का अपन ने W लिखा, फोर्स का mLT -2 होता है वो लिख दिया अपन ने, और डिस्प्लेसमेंट का L होता है। तो यहाँ जो वर्क का बना वो क्या बन गया, ML 1 था और 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, ML2 T-2। जो वर्क का फॉर्मूला बना वो क्या बना, ML2 T-2 बन गया। ये फॉर्मूला किसका हो गया, वर्क का हो गया। तो अगर अपन CGS सिस्टम की बात करें, इट्स यूनिट इन CGS सिस्टम विल बी, इसकी यूनिट CGS सिस्टम में अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास को क्या लिखेंगे, ग्राम। अब वर्क का लिख रहे हैं अपन, इसको CGS सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है उसको अपन बोलते हैं अर्ग बोलते हैं। तो इसके लिए पहले क्या लिखेंगे अपन, ग्राम लिखेंगे, मास को ग्राम में लिखेंगे, और जो लेंथ है उसको किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे, और जो टाइम है उसको किस में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। CGS सिस्टम का मैंने आपको बताया था पहले ही, तो ये CGS सिस्टम में अपन लिखेंगे, ठीक है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। और MKS सिस्टम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, kg इंटू मीटर पर सेकेंड लिखते हैं इसको, ये भी आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, जो MKS सिस्टम में जो यूनिट होती है वर्क की वो क्या होती है, जूल होती है, और CGS सिस्टम में क्या होती है, अर्ग होती है। ये पहला इसका हो गया यूज़। दूसरा यूज़ अपन क्या लेते हैं, दूसरे यूज़ क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। जो फिजिकल कांस्टेंट हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं उनके डायमेंशंस पता करने के लिए अपन भी इसका यूज़ करते हैं। एज द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर यूनिक, we write any formula or equation incorporating the given constant, and then by substituting the dimensional formula of other quantities we can find the dimension of the required constant or coefficient। मतलब क्या हुआ कि अपन ने क्या, अपना कोई कोफिशिएंट है, मान लो कोई फार्मूला है F इक्वल्स टू, मान लो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या है, Gm²/r², ये अपना फार्मूला है। तो यहाँ जो G है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका अगर अपन को डायमेंशनल फार्मूला पता करना है तो अपन जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी सहायता से पता कर सकते हैं। इसका अपन पता करके देखते हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, इसका हम लोग पता करते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं। F इक्वल्स टू क्या आया, Gm²/r² आया। तो यहाँ से G आएगा वो क्या आएगा, FR²/m²। F का फॉर्मूला क्या होता है, MLT -2, R², R क्या होती है, लेंथ होती है, तो इसके लिए क्या आएगा, L2 आएगा अपॉन M के लिए क्या आता है, M ही आता है, मास के लिए अपन M लिखते हैं, ये आ जाएगा m²। तो यहाँ से जो G का फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, M की पावर ऊपर 1 है नीचे 2 है तो -1 आ जाएगी। तो यहाँ जो पावर आएगी M की वो कितनी आएगी, -1। L की देखो 2 और 1 3 हो गई, L की पावर कितनी आ जाएगी, 3, और T की पावर कितनी है, -2। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला अपन ने निकाला वो अपन ने दूसरों को डायमेंशनल फार्मूला लिख के उसकी सहायता से निकाल लिया, और जो फार्मूला आया वो क्या आया, M की पावर -1 L3 T-2। ये समझ में आ गया आपको। जो G का डायमेंशनल फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वो क्या होता है, M की पावर -1 L3 T-2। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। अब देखो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यहाँ दिया भी हुआ है कि अपन कैसे निकाल सकते हैं। F का ये फॉर्मूला होता है FR²/m1m2। तो यहाँ पे वापस अपन ने क्या लिखे, इनके डायमेंशंस लिखे, उससे अपन को जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, M की पावर -1 L3 T-2। दूसरा एक एग्जाम्पल दे रखा है प्लांक कांस्टेंट का। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, H होता है, उसको अपन क्या लिखते हैं, जूल इंटू सेकेंड लिखते हैं। H इक्वल्स टू जूल इंटू सेकेंड लिखते हैं अपन। इसकी अपन बात करते हैं कि जूल इंटू सेकेंड क्या होता है। H इक्वल्स टू जूल क्या होता है, ML2 T-2 इंटू सेकेंड क्या होता है, T। तो H इक्वल्स टू आ जाएगा ML2, यहाँ T की पावर 1 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। ML2 T-1 आ जाएगा। तो जो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, ML2 T-1 आ जाएगा। ये देखो यहाँ दे भी रखा होगा, यहाँ पे इसको E इक्वल्स टू एच न्यू से दे रखा है, H इक्वल्स टू E/न्यू दे रखा है। H इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है।
तो इससे भी अपन निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की पावर जो डायमेंशन होता है टी की पावर -1 होता है, एनर्जी का ml/t-2 होता है, उससे भी अगर आप करोगे तो भी क्या आएगा, ml/t-1 ही आएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपन को दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एग्जांपल दे रखा है, इसकी अपन बात करते हैं। पोइजली फॉर्मूला क्या होता है, पोइजली का फॉर्मूला है वो क्या है, dv/dt इक्वल्स टू पाई p r⁴/8 नीटा n। तो नीटा जो आएगा वो क्या आएगा, पाई ρr⁴/8 L dv/dt, ये फॉर्मूला आता है। तो जो नीटा का यहाँ से जो आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या आता है, ml-1 t-1, ml की पावर -1 t की पावर -1। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, मतलब क्या हुआ, एक और तीसरा यूज जो अपन डायमेंशनल एनालिसिस का वो अपन कहाँ यूज़ करते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपन चेंज करते हैं, तो जो कांस्टेंट आता है वो कितना आता है उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, n/u क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक जो x है, इसका डायमेंशनल फार्मूला एक सिस्टम में m⁴ l⁴ b और t⁴ c आता है, और डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू सिस्टम ये कुछ है, दूसरे में ये है m1 l1 है, ये है और ये है। तो इसके लिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया था n1u1 इक्वल्स टू n2u2 होता है। n1 इंटू m1⁴ l1⁴b इक्वल्स टू n2u2। तो n2 क्या आएगा, यहाँ से ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा, दूसरी साइड तो क्या जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो m1/m2 l1/l2b t1/t2c। तो जो n2 का फॉर्मूला आया वो क्या आया, n1 इंटू n2 इक्वल्स टू n1 इंटू m1/m2 l1/l2b इंटू क्या जाएगा, t1/t2c। ये किसका, n2 का फॉर्मूला आ जाएगा। ये भी अपन निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। MLTR फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम इन द फर्स्ट सिस्टम, और दूसरे सिस्टम में मास लेंथ टाइम है वो भी है। दस नोइंग द वैल्यूज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन टू सिस्टम, मान लो अपन MLT की अपन को पता होगा कि एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में जो कितनी वैल्यू होती है उनको अपन पुट करेंगे तो अपन को जो n2 है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये एक तरीका होता है। तो आपको क्या याद रखना है, n1u1 इक्वल्स टू n2u2 होता है। इस फॉर्मूले से अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10⁷ अर्ग, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, कन्वर्जन ऑफ न्यूटन इनटू डाइन। जो न्यूटन है उसको डाइन में चेंज करते हैं अपन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डाइन दोनों, इनकी अपन बात करते हैं। न्यूटन किसकी है, ऐसा यूनिट है। इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mlt-2। दूसरे डाइन में अपन बात करते हैं तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड फॉर्मूला होता है न्यूटन का। तो n2 इक्वल्स टू n1 इंटू ये जो फॉर्मूला था इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे। तो जो डाइन किसका है, सीजीएस सिस्टम का है। तो डाइन में जब सीजीएस सिस्टम में जब अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो m1 का अपने पास क्या था, kg मीटर सेकेंड था, और जो सीजीएस सिस्टम का वो क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। इनकी जो पावर थी वो भी अपन ने लिख दी। m की पावर कितनी थी, 1 थी, l की 2 थी और t की -2 थी, वो तीनों लिख दी। अब देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वो लिख दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेकंड की सेकंड पड़ी है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10⁻³ और 10⁻²। तो यहाँ से ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू आएगा 10⁻³ इंटू 10⁻²। डाइन आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू आ जाएगा 10⁵ डाइन। यह भी आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵5 डाइन होते हैं। ठीक है,
ये भी अपना हो गया। फोर्थ देखो क्या दे रखा है, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। अपन को चेक करना होता है कि जो अपन ने लिखा है फिजिकल रिलेशन वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसको क्या, ये किस पे बेसिस होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी होता है, उस पर ये बेसिस होता है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी में है, तो जो इसमें ये जो प्रिंसिपल होमोजिनिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि दोनों साइड LHS और RHS है तो उसमें क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, दोनों साइड सेम होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी XABC की स्क्वायर और √DEF इन सब के डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बीच में प्लस माइनस का साइन आ गया मतलब ये टर्म अलग, ये टर्म अलग और ये टर्म अलग, तीनों टर्म अलग अलग हैं। इसका भी डायमेंशन x का होना, डायमेंशन के जैसा होना चाहिए, इसका भी और इसका भी, तीनों का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, जैसे x का है वैसा ही होना चाहिए। इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स आर सेम द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर दोनों साइड क्या हो रहे हैं कि डायमेंशन सेम आ रहे हैं तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। जरूरी नहीं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो सही होगी, हो सकता है वो गलत भी हो सकती है। अपन बात करते हैं F = mv²/r², जो एक एग्जाम्पल है इसकी बात करते हैं। बाय सब्सटीट्यूटिंग डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन अबव रिलेशन, फोर्स का क्या है MLT-2, इनके अपन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। M का ये हो गया, M ही लिख दिया। V होता है LT-1 वेलोसिटी का, इसकी स्क्वायर कर दी, और नीचे क्या है R क्या है, लेंथ है, L का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, फोर्स का MLT-2 आएगा। यहाँ से देखो L से L कट जाएगा तो जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या बचेगा, MT-2 बचेगा। तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। As in the above equation, dimension of both sides are not same. This formula is not correct dimensionally, so never be physically. ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो ये फिजिकली कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। अगर डायमेंशनली गलत है तो वो हमेशा क्या होगा, फिजिकली भी गलत होगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, S = UT-½ AT²। इसके भी अपन अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो S क्या डिस्टेंस है, L आएगा, U क्या होता है LT-1 और T का T लिख दिया, ½ AT का क्या होता है LT-2 × T⁻²। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपन जब करेंगे तो क्या आएगा, T से T कट जाएगा, -1 और +1 पावर है कट जाएगा, यहाँ T⁻2 है, यहाँ -2 ये भी कट जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, L ही बचेगा। तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। बट अपन को पता है कि जो S का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S = UT + ½ AT² होता है। तो जो वैसे तो ये क्या है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट फिजिकली क्या है, गलत है, क्योंकि जो साइन आता है वो किसका आता है, प्लस का आता है, यहाँ माइनस के दे रखा है। तो डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं कि वो इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट होगी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब लास्ट इसका जो यूज़ है वो क्या करते हैं हम, एज ए रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन। न्यू रिलेशंस को डिराइव करने के लिए अपन इसको रिसर्च टूल के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। If one knows the dependency of a physical quantity on other quantities and if the dependency is of the product type, अगर product type की dependency है एक quantity की दूसरी quantity पे, then using the method of dimensional analysis relation between quantities can be derived। अगर product type की dependency है दो quantities की आपस में, तो अपन जो dimensional analysis को यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं। अब देखो टाइम पीरियड और टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, उसको एग्जांपल अपन उसको ड्राइव करते हैं। लेट द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज ए फंक्शन ऑफ मास ऑफ द बॉब, m हो गया, बॉब का जो मास है m हो गया, इफेक्टिव लेंथ L और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। देन अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस m L g, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, m L और G तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, वो अपन ने क्या ले लिया, K ले लिया। M की पावर कुछ x आएगी, L की पावर कुछ y आएगी, और जो G है उसकी पावर कुछ z आएगी। तो T = K की पावर K × M की पावर x, L की पावर y, G की पावर z ले लिया। K क्या है, अपना डायमेंशनल कांस्टेंट है। K क्या है, अपना डायमेंशनल कांस्टेंट है।
अब देखो टी की पावर कितनी आएगी, यहाँ जो पहले आएगी, देखो m की पावर 0 आएगी, l की पावर 0 आएगी और t की पावर 1 आएगी। टाइम पीरियड का यही फॉर्मूला आएगा। अपन इसको सामने वाले में यूज़ करते हैं, k इंटू m टू द पावर x l टू द पावर y, और g क्या होता है, lt माइनस टू टू द पावर z, यही लिखेंगे अपन। तो जो आएगी वो क्या आएगी, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1 इक्वल्स टू k इंटू m टू द पावर x l टू द पावर y प्लस z, और t की पावर आएगी y माइनस 2z, यह आएगा। तो जो आएगा वो क्या आएगा, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1 इक्वल्स टू k टाइम्स m टू द पावर x l टू द पावर y प्लस z और t टू द पावर y माइनस 2z, यह आएगा। तो यहाँ से जो अपन अगर इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो जो क्या आएगा, इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, m की पावर यहाँ कितनी है 0 और यहाँ कितनी है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई अपने पास। l की पावर इधर कितनी है 0 और इधर कितनी है l की पावर y प्लस जेड, तो y प्लस जेड का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 0 आया। तीसरा क्या है अपना, t की पावर इधर कितनी है 1 और t की पावर इधर कितनी है y माइनस 2z, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y माइनस 2z आ जाएगा। तो अपने पास एक तो इक्वेशन क्या है, y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस 2z इक्वल्स टू 1। अगर इनको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या माइनस का साइन आएगा, यहाँ प्लस का आ जाएगा, ये कट जाएंगे, और 3z इक्वल्स टू आ जाएगा -1, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1/3। z की वैल्यू आ गई -1/3। z की वैल्यू जब अपन यहाँ पुट करेंगे y माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, निकाल सकते हैं। तो फाइनली जो अपना फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, t इक्वल्स टू k टाइम्स m टू द पावर x की वैल्यू 0 आई थी, y टू द पावर 1/3 और जो l टू द पावर 1/3 और z टू द पावर -1/3। तो जो अपना फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा। जो टाइम पीरियड का अपन जब रिलेशन निकालेंगे तो y और z की अपन को वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये इसके कुछ डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस थे, ये अपन ने देखे। आप इसके कुछ क्वेश्चंस करना, अपन लास्ट में क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे, उसमें इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।